Hi guys, today I am going to revise your topic of solution chapter, which name is solubility of solid in liquid. So let's start this topic. It is the topic from solution chapter. So here, first we are going to I am going to teach you a solubility of solid in liquid. So let's see. First of all, we know that a solute plus solvent is equals to solution, as we know that. ठीक है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये गैस भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, और ये हम कह सकते हैं इसको सॉलिड भी हो सकता है. ठीक है, और सॉल्यूट ये भी कुछ भी हो सकता है. जैसे आप मान लो कोई भी सॉल्यूट ले सकते हो आप, जो कम अमाउंट में हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. ठीक है, और जो ज़्यादा अमाउंट में हो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. इतनी बात तो क्लियर है. आपको पता है सॉल्यूट जब सॉल्वेंट्स मिलते हैं तो सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, अब हम इसको कहते हैं जब ये रिएक्ट करके सॉल्यूशन बनाएगा तो इसको बोलते हैं डिससॉल्यूशन. डिससॉल्यूशन मैंने लिखा है इसमें डिससॉल्यूशन. और जब सॉल्यूशन वापस होके सॉल्वेंट और सॉलिड बनाए तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन टाइप कितने होते हैं? एक तो होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड वो होता है जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो. जैसे आप एक गिलास में एक बीकर लीजिए, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया और उसमें आपने ये 100 ml का एक बीकर है जिसमें वाटर है. 100 ml का एक वाटर है जिसमें वाटर है 100 ml का. आपने इसमें नमक NaCl मिलाया. अब इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो था डिज़ोल्व होने का, मान लीजिए हम मान लेते हैं 3 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता था. ठीक है, हमने मान लिया, एज्यूम करते हैं. आपने इसमें 15 ग्राम मिलाया, आपने इसमें 12 ग्राम मिलाया. बाद एक बार आपने 15 ग्राम मिलाया, एक बार आपने 12 ग्राम मिलाया. तो क्या इसमें टोटल 118 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता था? उससे कम डिज़ोल्व हुआ, यानी कि आराम से डिज़ोल्व हो गया होगा. ठीक है, आगे बात समझ में. इसी तरह ये वही कह रहा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व होए इन अ सॉल्वेंट में. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब नॉट डिज़ोल्व. देखा ये लिखा है ना, नॉट डिज़ोल्व, मतलब जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ. ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. आगे बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है, इसमें 18 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता था ना, तो इसमें 18 ग्राम आपने डिज़ोल्व कर दिया, तो इस टाइम पे ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड. ठीक है, क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड. जितना अब सुपर सैचुरेटेड भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर रिवाइज करा दूंगा कोई भी. सुपर सैचुरेटेड जब आपने 18 ग्राम डिज़ोल्व हो कर दिया, अब आपने इसमें 19 करा, फिर 20 करा, फिर 30 करा, फिर 40 करा. अब होना कितना था? 18, और हो कितना रहा है? 19, 25, 30, 40. ये कैसे हो गया? होना इतना ही था, आपने ज़्यादा कर दिया. कैसे पॉसिबल है? आपने मान लो पानी को गर्म करना चाहिए. आपने देखा है जब वो बनता है रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं घर में, तो उसमें क्या होता है, जो मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं, उसको गर्म करना शुरू कर देती हैं. गर्म करने से क्या होता है, उसमें ज़्यादा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है. वो क्या बोलते हैं उसको, परत वगैरह, पता नहीं, मैं भूल गया उसका नाम, चीनी कुछ ऐसा बोलते हैं उसको. जो देखा होगा तुमने, वहाँ पे बनते हैं बाज़ार वगैरह में, चीनी को मिक्स करके गर्म करते हैं उसको, पतली पतली वो बन जाती है, उसको बोलते हैं. ये किस वजह से डिज़ोल्व हो जाता है? वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. ठीक है, अब देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें आपने बहुत ज़्यादा मिक्स करा है. अगर आपने उसको शेक कर दिया हल्का सा, तब वो क्या बनाएगा? क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा. यानी कि वापसी आपको क्या, सॉल्यूट और लिक्विड मतलब सॉल्वेंट मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. या फिर आपने उसमें थोड़ा सा और सॉल्यूट मिला दिया, तब भी वो क्या वैसा हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत अनस्टेबल है. ठीक है, आगे आता है सॉल्युबिलिटी. अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है. सॉल्युबिलिटी वो होती है जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाए 100 ml ऑफ लिक्विड में. मतलब
एक उसमें 100 ml का लिक्विड ले लीजिए आप लिक्विड, उसमें जितना डिज़ोल्व हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसको इफ़ेक्ट क्या करेगा, देखो इसके फैक्टर क्या हैं। सबसे पहले तो है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्या कहता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉलिड और लिक्विड, मान लीजिए आप एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो एक तो प्रॉपर्टी होती है जो लाइक होना है वो लाइक में डिज़ोल्व होगा। जैसे ये नमक पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन क्या नेफ्थलीन पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं होगा। ये नेफ्थलीन, अब ये तो हो गया लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसी तरह शुगर जो डिज़ोल्व हो गया वाटर में। एक होती है इसकी प्रॉपर्टी नॉन पोलर, डिज़ोल्व इन नॉन पोलर, जिसका मतलब क्या होता है, नेफ्थलीन कहाँ डिज़ोल्व होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्योंकि ये भी एक नॉन पोलर है और ये भी एक नॉन पोलर है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब उससे आगे आने के बारे में हमें एक बात पढ़नी होगी। देखिए आगे आने के बारे में, पहले सॉलिड जो होता है वो सॉल्वेंट से रिएक्ट करता है और सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब इस प्रोसेस को होने में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आपने पढ़ा होगा कि हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको हम एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्वेंट बन रहा है वापसी, तो अगर आप जब दोनों को ऐड करने पे सॉल्यूशन बन रहा है और वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब सॉल्यूशन से सॉलिड और सॉल्वेंट बनेंगे तो वो क्या होगा, हीट रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी। आ गई बात समझ में। तो इसको आप क्या कहते हैं, एक तो केस ही हो गया। अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक होता है सॉलिड जब सॉल्वेंट में मिले सो क्या करेगा, हीट रिलीज़ कर दे। हीट रिलीज़ मतलब हीट रिलीज़ कर दें, दो चीज़ों को ऐड करो और वो आपको उसमें से हीट निकलती हुई दिखनी चाहिए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी दो चीज़ें ले लो और उनको रिएक्ट करो, एक बीकर में ले लो। अगर वो बीकर गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठंडा होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा उसका। ये कब बात कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट एब्जॉर्ब हुई, सॉल्यूशन बना, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एंडोथर्मिक के लिए आपको पता लग गया डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज़ हुई, और इसमें अब इसके उल्टे केस में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, आपने 11th क्लास में एंडोथर्मिक में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एंडोथर्मिक कह रहा हूँ सॉरी, इक्विलिब्रियम में, कि इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम अच्छा आइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है, जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट से रिएक्ट करता है, सॉल्यूशन बनाता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज़ होती है। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है इस केस में। एक केस मिला हमें, सॉलिड सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा, हीट रिलीज़ होगी, सॉल्यूशन बनेगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज़ होगी। हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर हीट एब्जॉर्ब होगी। अब जब मुझे ये बताइए, सॉलिड सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ रही है, जब ज़्यादा मिक्स होगा तो ज़्यादा मिक्स हो रहा है उसमें, तो ज़्यादा उसकी वो बढ़ रही है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब सॉल्यूशन से बाहर आ रहा है सॉल्यूट, और सॉलिड और सॉल्वेंट अलग हो रहा है, तो ये क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। आगे बात करते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके 3 केस मिले, पहला एंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक। अब एक और केस है वो बाद में बात करेंगे हम। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसके एग्जांपल Na3, Na, NO3 और NaOH है। ये बात समझ में आ गई, केस यही है सिमिलर जो मैंने ऊपर बताया था। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं एंडोथर्मिक में, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यानी कि सॉल्यूशन बन रहा है।
सॉल्यूशन बन रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब, इक्विलिब्रियम इधर को शिफ्ट हो रहा है तो सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसके एग्जांपल Na3 NaOH एक्सेट्रा। अब आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में डिसोल्यूशन केस है, मतलब ये सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है हीट रिलीज हो, डेल्टा H नेगेटिव है, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक की एंड इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इस वाले केस में हीट एब्जॉर्ब किधर हो रही है, इधर हो रही है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। अगला केस होता है डिसोल्यूशन हैज़ नॉन रेगुलर पैटर्न। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये लाइन का ही बता दूं। डिसोल्यूशन हो रहा है, आपने बनाया, कभी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है ग्लोबल सॉल्ट Na2 NaS, इसको गलत मत समझना ठीक है, Na2SO4.10H2O। अब देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्या हो रहा है देखते हैं। सबसे पहले अपने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। एक पॉइंट आया 32.4 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे कैसी थी रिएक्शन, एंडोथर्मिक। अब देखो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो कैसी होगी, सोचो मैंने बताया था ना, हीट एब्जॉर्ब हो गई तो सॉल्यूशन बढ़ेगा, सॉल्यूशन बनेगा और जी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। इसके बाद डिसोल्यूशन हो रहा है एक्सोथर्मिक, यानी कि इसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड होता था डेल्टा, ये बैकवर्ड होता है ना, हीट एब्जॉर्ब, सॉलिड और सॉल्वेंट बनता था, ठीक है, दिखा आपको ये रहा, ठीक है, एक्सोथर्मिक। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, सॉल्युबिलिटी घटने लगी। ये एक एग्जांपल है, 3 केस समझ में आ गए। अगले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, इफ़ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो क्या होगा, कूलिंग टेक प्लेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोथ करेक्ट नीदर, ठीक है। अब देखते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, अब देखना डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब कि सॉल्यूशन बन रहा है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा H पॉजिटिव होता था, हीट एब्जॉर्ब होती थी, सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा, है ना, यही तो केस होगा। सॉल्यूशन ज़्यादा बनेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, एंडोथर्मिक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो कैसा होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अच्छा एक बात, कूलिंग टेक प्लेस होगी, ये क्वेश्चन अच्छा है। कूलिंग टेक प्लेस मतलब क्या है, कूलिंग कब होती है, कूलिंग जब होगी जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। क्या टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी एंडोथर्मिक में, टेम्परेचर घट कहाँ रहा है, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, JEE एडवांस में आया था शायद, हाँ जितना मेरे याद आ रहा है। वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 इज शोन थर्स। ये वेरिएशन दिया है, वही बिल्कुल सेम केस जो ऊपर दिया था, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। पहला पॉइंट, अप टू पॉइंट बी द प्रोसेस एंडोथर्मिक एज सॉलिड प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद सैचुरेट। अच्छा इस क्वेश्चन को आप ना पढ़ना, दिख रहा होगा आपको, मैं पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, नहीं आ पा रहा पूरा, तो शायद इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ना और देखना, ये हो जाएगा तुमसे, ठीक है। हम आगे आते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करते हैं। अभी हमने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या कहता है, जैसे मैक्सिमम वॉल्यूम डिसॉल्व हो जाए एक NTP पे, वॉल्यूम किसका, गैस का, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, है ना, हाँ मैं भूल गया, शायद ये था नॉर्मल NTP STP, नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हाँ ये था टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अब गैस को लिक्विड में मिलाएं। अब जनरली क्या होता है, देखो पहले पढ़ते हैं। अच्छा, गैस लिक्विड में बनेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप किसी चीज़ को लो, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन को, उसको उसमें वाटर में भरो मिलाओ जाओ उसको, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और अगर उसको बाहर निकाल दो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सबसे पहला नेचर पर डिसॉल्व करता है। नेचर मतलब अगर गैस रिएक्ट कर रही है सॉल्वेंट से तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब रिएक्ट करने का मतलब क्या है, देखो SO2
एक रिएक्टिव गैस है, उसको आप वाटर में डालोगे H2SO3 बना देगी, एकदम रिएक्ट कर जाएगी। क्या ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी इतनी जल्दी? नहीं, ऑक्सीजन तो उसमें मिल जाती है, रिएक्ट तो नहीं करती ना इतनी, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। SO3 भी इसी तरह, H2S को मिलाएंगे, H2 उठने जाएगा, H2 ये भी मिल जाएगा, NH3 H2O को ये भी सिमिलरली इस तरह मिल जाएगा। लेकिन H2 और O2 जो हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में, एज़ कम्पेयर टू SO2 SO3 HCl H2S NH3, इनके कंपेयर्ड में ये लेस सॉल्युबल होते हैं। समझ गए मैं आगे? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, ये सिर्फ मिक्स होते हैं। ठीक है, एक और, अगर गैस मोर लिक्विफेबल है, लिक्विफेबल मतलब जिनको आप वाटर टाइप प्रेशर डालने पर उनको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है किसमें? वाटर में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ये है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। गैस को लिक्विड्स में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, जनरली ऐसा होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर हीट रिलीज़ होती है, ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर हीट एब्जॉर्ब होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा H नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगर इंक्रीज़ करने पर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, गैस कम आउट, टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, ठीक है, हीट रिलीज़ होगी तो गैस बाहर आएगी किससे? लिक्विड से। आई बात समझ में? क्यों हो रही है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़? आई बात समझ में? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो गैस बाहर आएगी किससे? लिक्विड से। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, एक्वेटिक एनिमल को ठंडे पानी में क्यों फील होता है बेटर, कंफर्टेबल फील होता है गर्म से? क्योंकि बहुत इजी सा बात है, देखो हॉट वाटर की बात करते हैं। हॉट वाटर में हमेशा हॉट वाटर जब होगा, जैसे जैसे अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी, O2 बाहर आएगी, जिस वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जैसे जैसे मास का डिज़ोल्व होगा लिक्विड में उतना ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। हेनरीज लॉज क्या कहता है? हेनरीज लॉज आ जाता है इसके बाद में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जैसे जैसे मास डिज़ोल्व होता रहेगा लिक्विड में वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हेनरीज लॉज ये कहता है किसी भी मिक्सचर को ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस को रखो, एक मिक्सचर बनाओ जिसका रिएक्ट नहीं करती वो गैस, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी लिक्विड में। अब वो ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, वो उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए की। जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, ये कह सकते हो आप। अच्छा, पार्शियल प्रेशर का ये हटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे के। अच्छा, कुछ बुक्स में ना 1/K, अब पार्शियल प्रेशर को 1/K या के, इन दोनों को ही KH बोल देते हैं। कांस्टेंट लॉ ऑफ हेनरीज कांस्टेंट लॉ, अगर 1/K को KH लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लॉ ऑफ हेनरीज कांस्टेंट लॉ, और ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसमें। अब जब क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे पता चलेगा? देखो KH होता है हेनरीज कांस्टेंट, PA क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी के टर्म में WASA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इन तीन में हम सॉल्युबिलिटी को लिख सकते हैं। तीन तरीके, जैसे कि मास कितना डिज़ोल्व हुआ है, या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब मोल्स पर लीटर, सॉल्युबिलिटी कितनी है लिक्विड में, या फिर मोल फ्रैक्शन, इसको आप कह सकते हो मोलैरिटी, आई थिंक। यस, ठीक है, इसके तीन केस हैं, PA KH। हमने सबसे पहले वाला लिया टॉपिक PA KH, हमने अब के 1/K को माना KH। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? एटम पर लीटर हर ग्राम। आपको कैसे पता चलना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला देखना है आपको यूनिट से, यूनिट याद रखनी है आपको। यूनिट याद रहेगी तो आप पता लगा लोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसी तरह PA KH यूनिट एटम पर लीटर पर मोल्स, अगर ये वाला लगाया, ऐसे लगाया, मोल फ्रैक्शन का लगाया, मोल फ्रैक्शन की यूनिटलेस होती है, KH PA के इक्वल आ जाएगा। सम बुक्स में ऐसे लिखा रहता है K को KH ही मान लेते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेंगे, ये लगेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करता है।
ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करता है करेगा यूनिट ऑफ के एच की यूनिट देखनी है, फॉर्मूला लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, याद रखना। के एच है जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ गैस पे, जो के एच होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर कैसी है। के एच डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच बढ़ेगा। के एच डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी पे, जैसे जैसे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी के एच घटेगा। जिसका के एच ज़्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसकी लिमिटेशन क्या है, जैसे जैसे गैस रिएक्ट करती है सॉल्वेंट से तो सोल्यूबिलिटी हाई होती है इन गैस के लिए, ये इस पे वर्क कर, हेनरीज लॉ इन पे काम नहीं करता। या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाना, ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाना, या फिर गैस जो होती है वो टूट जाती है, H2 मतलब आयंस में टूट गई ना, दिखाया था मैंने आपको ये वाला केस। H2S H2O में रेट क्या है, H पॉजिटिव, S में ही टूट गया ना, तो ये भी हेनरीज लॉज की लिमिटेशन है, ये इन पे भी काम नहीं करता। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन क्या कहती है, जो आदमी ऊपर रहते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे, और हाई वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का डिक्रीज़ होगा, लेस O2 अवेलेबल होगी ब्रीथिंग के लिए, जो एक एनजिया कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं, जिसे वो कोज करती है, ठीक है। इसलिए माउंटेन्स पर ऑक्सीजन के सिलेंडर ले के जाते हैं, ठीक है। इन डीप सी डाइविंग, जब नीचे जाते हैं तो डाइविंग में और बाहर आते हैं तो N2 ऑल्सो कम आउट्स फ्रॉम आवर बॉडी एंड कोज पेन। जैसे देखो ऑक्सीजन के ना वाटर में नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो पार्शियल प्रेशर आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रेशर लगता है ना, तो N2 जो होता है आप सांस लेते तो अंदर जाती है, और जैसे जैसे बाहर आओगे पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम होगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, N2 बाहर आएगी, जिसमें वो आपको क्या करेगी, पेन करेगी, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको बोलते हैं बेंड्स, ये जब पेन होता है ना इसको बोलते हैं कोजेस पेन नोन एज बेंड्स, ठीक है। और जैसे अब इसके लिए क्या करते हैं, हम O2 सिलेंडर को साथ लेके जाते हैं। आई थिंक हीलियम को भी साथ लेके जाते हैं, जितना मुझे पता है, हीलियम को भी, क्योंकि वो आसानी से बाहर आ जाती है, पेन नहीं करती, इसलिए हम बेंच के लिए विद डाइल्यूट O2 सिलेंडर विद, हाँ ये रहा देखिए, हीलियम को लेके जाते हैं, ठीक है। इट डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ यूनिटी, अब जैसे हीलियम को लेके गए पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का डिक्रीज़ हो गया, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, N2 जो है हमारी बॉडी से कम अमाउंट में बाहर आएगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ लंग, ये PCM वाले भी पढ़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ लंग्स मतलब ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि पार्शियल प्रेशर जो है ना हाई होता है हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है ना वो वाटर हमारे ब्लड्स में चला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब टिश्यू में जाते हैं वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिस वजह से O2 रिलीज होती है, ठीक है। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का लिक्विड में क्या होगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, बताइए क्या होगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखिए गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कैसे होगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा क्या होगा आप खुद सोचिए, मैं भी सोचता हूँ आपके साथ, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इंक्रीज़ करने पर प्रेशर और टेम्परेचर को सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी,